नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। एवरीवन, इस सीरीज में हम लोग यूपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये हमारे इस सीरीज का 5th लेक्चर है। तो चलिए अब हम आज के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है पेपर नंबर 1 से। और क्वेश्चन है, हाईलाइट द कॉजेज ऑफ ट्राइबल रिवॉल्ट अंडर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। व्हाट वर द वीकनेसेस ऑफ सच अपराइजिंग्स। भारत में ब्रिटिश शासन के अधीन जनजाति विद्रोह के कारणों पर प्रकाश डालिए। ऐसे विद्रोहों की कमजोरियां क्या थी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर उसके कॉजेज क्या थे और फिर हम देखेंगे कि ये जितने जो ट्राइबल रिवॉल्ट्स थे वो फेल क्यों हुए थे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम मोटे तौर पे बात करें तो ये जो ट्राइबल रिवॉल्ट्स थे वो क्यों हुए थे। वो हुए थे क्योंकि जो सामंतवाद है, हम कह सकते हैं सामंतवाद है, या फिर जो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद है, उनके द्वारा जो जितने भी ट्राइबल्स थे उनकी लाइफ में बहुत तरीके के बदलाव लाए गए थे, परिवर्तन लाए गए थे। उनकी जो है लाइवलीहुड में बहुत तरीके के बदलाव लाए गए थे। उनकी संस्कृति, कल्चर, धर्म, इन सब में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करने लगे थे ब्रिटिशर्स। तो उसी के चलते जो है ट्राइबल रिवोल्ट जो है उसका जो जन्म हुआ था। तो ये जो थे जितने भी आदिवासी थे उनके द्वारा जो है वहाँ पे विद्रोह किया गया, क्योंकि उनके जो आजीविका के तरीके में, उनकी जो फॉरेस्ट लैंड थे उसमें बहुत तरीके के जो है वहाँ पे बदलाव लाए गए थे। और ये जो है हमें जो है पूरे जो आंदोलन है, ये उनकी डिमांड क्या थी। उनकी डिमांड थी ऑटोनॉमी। ठीक है, ऑटोनॉमी या फिर जो है एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को इस्टेब्लिश करना जो है उनकी जो है मेन डिमांड थी। तो यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि जो जितने भी जो ब्रिटिश कंपनी थी उनकी जो विस्तारवादी, दमनकारी और शोषणकारी नीतियां थी, तो इन्हीं सब के चलते जो है यहाँ पर हमें ट्राइबल रिवोल्ट देखने को मिलता है। तो जैसा कि हम जानते हैं जो ट्राइबल थे, जो ट्राइबल जो आदिवासी होते हैं उनके मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है। उनका मेन ऑक्यूपेशन होता है फिशिंग, हंटिंग, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, जितने भी जो फॉरेस्ट में, जंगलों में जो छोटी छोटी चीजें जो उगती हैं उन्हीं को वो कलेक्ट करते हैं और फिर उसी से जो है वही उनकी जो जीविका का जो है, आजीविका का जो है वो उससे चलती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ट्राइबल्स हैं वो टोटली किस पे डिपेंडेंट है। वो टोटली जो है वो लैंड पे डिपेंडेंट होते हैं। तो इसीलिए अगर उनके लैंड की जो उनके फॉरेस्ट की जो उनकी जो लैंड ओनरशिप राइट्स हैं, अगर उसमें अगर कोई भी इंटरफेयर करता है तो उसके चलते ही जो ट्राइबल रिवॉल्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि आखिर क्या क्या कॉजेस थे, ठीक है, ट्राइबल अपराइजिंग के, तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रिटिश पॉलिसीज। बहुत तरीके की ब्रिटिश पॉलिसीज ऐसी थी जिसके चलते जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि ट्राइबल रिवॉल्ट्स को जन्म हुआ था। तो ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से जो है वहाँ पे जो ट्राइबल का जो एरियाज था, ठीक है, तो ट्राइबल में जो ओनरशिप राइट होती है वो कौन सी होती है, वो जॉइंट ओनरशिप होती है उनकी। ठीक है, लेकिन ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज के बाद यहाँ पर जो है प्राइवेट ओनरशिप को जो है यहाँ पर लाया गया था। प्राइवेट लोग जो है यहाँ पे लैंड को ओन कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर जो है जो लैंड्स थे उसको खरीदा भी जा सकता था, उसको सेल भी किया जा सकता था और उसको गिरवी भी रख दिया जाता था, जिसकी वजह से जो वहाँ का जो पूरा सोशल फैब्रिक है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला। और फिर उसकी जब वहाँ पे जो है लैंड को खरीदा गया, बेचा गया और गिरवी रखा गया, तो उससे क्या हुआ कि जो आदिवासी थे उनकी जो लैंड ओनरशिप राइट थी उनका हनन हुआ था, जिसके चलते जो है उन्होंने जो है एक रिवोल्ट छेड़ा था। और यहाँ पर जैसे कि अगर हम देखें तो बहुत सारे जो, अगर इसके एग्जांपल्स देखें ब्रिटिश पॉलिसीज के, तो वो कौन से थे, परमानेंट लैंड सेटलमेंट। ठीक है, परमानेंट लैंड सेटलमेंट जो 1793 में कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था, उसके बाद जो है वहाँ पर जो है बहुत तरीके के बहुत अलग अलग लोग जो है आउटसाइडर्स जो है वहाँ पर आने लगे थे। तो हम देखते हैं कि इन्फ्लक्स ऑफ आउटसाइडर, बाहरी लोगों की जो आमदगी हुई थी वहाँ पर, उसके बाद भी जो है यहाँ पे रिवॉल्ट देखा गया, क्योंकि वो
जो बाहरी लोग जो थे वो उनकी जो लैंड थी उस पर कब्जा करने लगे थे, और जिसके चलते जो है हमें रिवॉल्ट देखने को मिलता है। और फिर जब आउटसाइडर्स आए तो वहां पर क्या हुआ, जो ट्राइबल लैंड्स थे, जो आदिवासी जमीन थी, उस पर भी उन्होंने अतिक्रमण किया, एनक्रोचमेंट किया। और यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल 1818 में, ठीक है, 1818 में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भील एरिया में, ठीक है, भील एरिया के में जो है एंटर किया, और वहां पे जो है अपनी जो पूरा सेटलमेंट बिछाया था। और इसी के बाद जो है हमें भील रिवॉल्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसके साथ साथ क्या होता है कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्राइबल्स बाय मनी लेंडर्स एंड जमींदार्स, ठीक है। फोर्थ अगर हम देखें तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्राइबल्स बाय मनी लेंडर्स एंड जमींदार्स। तो जितने भी यहाँ पे जो मनी लेंडर जो है थे, परमानेंट सेटलमेंट के बाद वहाँ पे मनी लेंडर्स को लेकर के आया गया उनकी जमीन पे, जिसके चलते जो है वहाँ पे सबसे पहले तो जो ट्राइबल्स थे वो लैंडलेस हो गए, ठीक है, लैंडलेस हो गए। उनकी जो लैंड ओनरशिप थी वो खत्म कर दी गई, और वो जो लैंड था वो जमींदार्स को दे दिया गया। तो सबसे पहले वो लैंडलेस हो गए, और उसके बाद उन लैंडलेस ट्राइबल्स को बॉन्डेड लेबर बना दिया गया, ठीक है, बॉन्डेड लेबर बना दिया गया। पैसा नहीं दिया जाता था, उनका बहुत ही ज्यादा शोषण किया जाता था, एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था, जिसकी वजह से उनमें एक आक्रोश पैदा हो गया था। फिफ्थ देखते हैं लॉस ऑफ लाइवलीहुड, आजीविका का नुकसान हुआ था, ठीक है। जब वहां पे ब्रिटिशर्स ने जब फॉरेस्ट में जब कब्जा करना शुरू किया, जमींदार्स को लेके आए, तो उनकी जो मेन प्रैक्टिसेस थी, मेन ऑक्यूपेशन था, जो फिशिंग थी, हंटिंग थी, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर था, इस पर भी बहुत तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, ठीक है। उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाएगा, जब उनके मेन ऑक्यूपेशन पे ही रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाएगा तो उनका जो आजीविका का जो है बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ था। तो इसकी वजह से भी जो ट्राइबल्स थे उनमें बहुत ही ज्यादा आक्रोश देखा गया था। इसके बाद देखते हैं क्लास डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। जैसा कि हम लोग भी जानते हैं आज भी जो ट्राइबल एरियाज होते हैं, ठीक है, जो ट्राइबल एरियाज होते हैं वो क्या है, वो एक ट्राइबल जो है वो एक इगैलिटेरियन सोसाइटी में बिलीव करते हैं, ठीक है, इगैलिटेरियन सोसाइटी में बिलीव करते हैं। लेकिन जब वहाँ पे आउटसाइडर्स आए थे तो वहाँ पर जो है कई तरीके के क्लास डिस्क्रिमिनेशन भी होने लगे थे, और ये देखा गया कि जो ट्राइबल्स थे उनको सबसे लोएस्ट रैंक पे रखा गया, ठीक है, उनको लोएस्ट रैंक पे रखा गया, और उनके साथ बहुत ही ज्यादा जो है उनका शोषण किया जाता था, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, जिसकी वजह से उन लोगों में एक गुस्सा था। इसके बाद हम देखते हैं सेवेंथ पॉइंट। अगर हम सेवेंथ अगर कॉज की बात करें तो कुछ गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे जो है एक्ट्स थे जिसकी वजह से भी जो है ट्राइबल्स में बहुत तरीके के गुस्सा देखा गया था। फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक 1864 में, ठीक है, 1864 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सेटअप किया गया, और जिसके चलते यहाँ पे जो इंडिया की जो फॉरेस्ट थी उनकी जो रिच रिसोर्सेज पे किसका कब्जा हो गया, वो उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ही हो गया। तो यहाँ पर जो उनकी राइट्स थी ट्राइबल्स की, उनको कहीं ना कहीं हनन किया जा रहा था। और इसके बाद हम देखते हैं कि गवर्नमेंट फॉरेस्ट एक्ट 1865 है, और जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1878 है। यह इसके चलते जो है यहाँ पे जो है फॉरेस्ट लैंड पे जो है कंप्लीटली जो है गवर्नमेंट की मोनोपोली हो गई थी, ठीक है, गवर्नमेंट की मोनोपोली हो गई थी, और जितने भी ट्राइबल्स थे वो लैंडलेस हो गए थे, उनसे उनका लैंड जो है था वो ले लिया गया था। और यहाँ तक कि जो है यहाँ पे जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, ठीक है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर पे पूरी तरीके से जो है बैन लगा दिया गया था 1864 पे। तो उनका जो है पूरी तरीके से जो आजीविका थी उस पर कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा घात हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं वर्क ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरीज आ गए थे। ईसाई मिशनरियों का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया था, हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था धर्म के मामले में, और जिससे कि जो ट्राइबल्स के जो कल्चर है, उनकी आइडेंटिटी है, उस पर कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा वार हुआ था। इन सब के चलते जो है ट्राइबल्स में बहुत ज्यादा आक्रोश देखा गया था, और इसी के बाद हमें यहाँ पे रिवॉल्ट देखने को मिलता है। तो
तो इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, ठीक है। हमने बात कर ली कि क्या क्या हुआ था, किस कारण से हुआ था, तो अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझे तो हम और बेहतर तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो है संथाल रिबेलियन की, ठीक है। संथाल रिबेलियन जो कि 1855-56 में हुआ था, 1855-1866 में हुआ था। तो जो संथाल रिबेलियन है, इसका जो है बहुत बड़ा कॉज क्या माना जाता था, वो माना जाता था परमानेंट सेटलमेंट जो था 1793 में कॉर्नवालिस द्वारा जो लाया गया था, उसको बहुत ही बड़ा कॉज माना जाता है संथाल रिबेलियन के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो है लैंडलॉर्ड्स, जो लोकल लैंडलॉर्ड्स थे, वो बहुत ही ज़्यादा ट्राइबल्स का ऑपरेशन करते थे और उनको जो है बहुत ही ज़्यादा शोषण किया जाता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश जो थे, उन्होंने जो है उनके जितने भी संथाल्स थे, उनके जो है लैंड्स को ले लिया था, ठीक है। उनके लैंड्स को ले लिया था और इसके बाद उसको जो है उसकी नीलामी कर दी गई थी, उसका ऑक्शन कर दिया गया था और उसको जमींदार और जो बड़े और जमींदार को दे दिया गया था, और जमींदार ने जो है बिग पीजेंट्स को वहां पे दे दिया गया था, ठीक है, ताकि वो उसको उस पर खेती कर सकें, उसको कल्टीवेट कर सकें। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो जमींदार थे, पीजेंट्स थे, रिच पीजेंट्स थे और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, वहां पे उन सबका ही हाथ था कि उन्होंने ट्राइबल्स का बहुत ही ज्यादा शोषण किया था। टैक्सेस रेट इंक्रीज कर दिए थे, टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया था और पीजेंट के द्वारा बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था। कुछ टाइम तक तो जो है वहां पे जो संथाल ट्राइब्स थे, उन्होंने कुछ टाइम तक तो इसको सहा, लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने रिवोल्ट कर दिया और जो है 1855-56 में जो है हमें संथाल रिबेलियन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसके बहुत सारे कॉजेस हैं अगर हम संथाल रिबेलियन की समझें। तो सबसे पहले क्या है कि जो है यहाँ पर जो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जमींदार होते थे, एक उनको कहते थे कारेंदियास, ठीक है, मैं लिख देती हूँ कारेंदियास, ठीक है। उनके द्वारा जो है ट्राइबल्स का जो है बहुत ज्यादा शोषण किया जाता था। वो उन पे वायलेंट अटैक्स भी करते थे, बहुत ही ज्यादा हिंसक होते थे। और यहाँ पे जो है जितने भी रिच पीजेंट्स थे, उन्होंने जो है जितने भी ट्राइबल्स थे, उनकी प्रॉपर्टी ले ली थी, उनके कैटल्स भी यहाँ तक उनसे छीन लिए थे। और साथ साथ जो है यहाँ पे जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क थे, वहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट, संथाल्स को एम्प्लॉयमेंट पर तो दिया, लेकिन उनको वेजेस नहीं दी जाती थी। तो इन सब के चलते जो है संथाल रिबेलियन हमें देखने को मिलता है 1855-56 में, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि जो जमींदार के द्वारा जो शोषण किया गया, गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी थी, उनके लैंड ओनरशिप राइट्स उनसे छीन लिए थे, इस वजह से जो है संथाल रिबेलियन हुआ था। इसके बाद अगर हम देखें मुंडा रिवॉल्ट, ठीक है, मुंडा रिवॉल्ट जो कि हमें 1899 में देखने को मिलता है। तो इसके दो कारण थे, ठीक है। पहला था एग्रेरियन डिसकंटेंट, ठीक है, एग्रेरियन डिसकंटेंट था। तो यहाँ पर क्या था, मुंडास जो थे उनको जो है एक प्रेफरेंशियल रेंट रेट दिया जाता था, जिसको कि कहा जाता था खुंत कटीदान, ठीक है, खुंट कटीदान कहा जाता था। और मतलब कि उनके पास राइट होती थी कि मतलब कि जो फॉरेस्ट को जो क्लीन करने का काम जो होता था, वो इन्हीं का होता था। लेकिन जब वहाँ पे ब्रिटिशर्स की कई कई अलग तरह की पॉलिसीज आई, तो ये जो राइट था, ये मनी लेंडर्स को, ट्रेडर्स को दे दिया गया और यहाँ पे जो पूरा सिस्टम था, उसमें जो है परिवर्तन देखा गया था। और ये जो है ये जो परिवर्तन जो था, ये हम कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स से पहले भी देखा गया था, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद, ठीक है, ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये जो है यहाँ इनका जो शोषण हुआ, वो और भी ज़्यादा देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो है जो मुंडास थे, उनको फोर्स्ड लेबर के तौर पे रखा गया, बॉन्डेड लेबर बनाया गया, जिसकी वजह से उनमें गुस्सा था और अंत में उन्होंने एक रिवॉल्ट कर दिया था। अगर हम सेकेंड उसकी बात करें, ठीक है, सेकेंड बात करें, तो वो क्या था कि क्रिश्चियन वहाँ पे जो क्रिश्चियन मिशनरीज का यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाथ था। और जो भी मुंडा ट्राइब्स जो थे, वो चाहते थे कि जो पूरा जो मुंडा सोसाइटी है, उसमें से फॉरेन एलिमेंट्स को, ठीक है, जो है विदेशी तत्वों को जो है हटाने के लिए जो है मुंडा रिवॉल्ट किया गया था। इसके बाद हम भील रिवॉल्ट देखेंगे, जो कि 1818 से 1831 तक चला था, जिसमें कि जैसे कि हमने बताया है कि जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने जो है भील की टेरिटरी में घुसे थे और वहां पर जो है उनकी राइट्स का हनन किया था, जिसकी वजह से भील रिवॉल्ट देखने को मिलता है।
अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करें तो कोल अपराइजिंग, जो कि 1831-32 में हुआ था, ठीक है। कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जो अंग्रेजों द्वारा जो कबायली भूमि को व्यापारियों और साहूकारों जैसे बाहरी लोगों को हस्तांतरित कर दिया गया था, जिससे कि जहाँ के जो ट्राइबल्स थे, जो ट्राइब्स थे, वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए थे और अंत में उन्होंने विद्रोह कर दिया था। इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर इनमें फेलियर क्यों हुआ, वीकनेसेस क्या क्या थी इन सभी विद्रोहों की, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम ट्राइबल मूवमेंट्स की बात करें तो वो बहुत ही जो है लोकलाइज्ड एंड आइसोलेटेड थे, स्थानीयकृत थे और पृथक थे। वो अपने एरिया में तो बहुत ही ज्यादा जो है वो अपने एरिया में जो थे वो तो बहुत पावरफुल थे, लेकिन अगर हम नेशनल लेवल पे देखें तो ये बहुत ही अलग थलग थे। ये एक लोकल एरिया में ही जो है यहाँ पे बहुत स्ट्रांग थे, और उनके जो है क्योंकि वहाँ पे लोकल ग्रीवेंसेस थे, स्थानीय शिकायतें थी, जिसकी वजह से वो नेशनल मूवमेंट में, ठीक है, जो नेशनल लेवल पे जो है अपनी कोई भी अपने अपने आप को स्थापित नहीं कर पाए थे नेशनल लेवल पे। तो लोकलाइज थे, आइसोलेटेड थे, और उनका जो पूरा पर्सपेक्टिव था वो बहुत ही ज्यादा नैरो था। वो केवल अपनी ही शिकायतों को लेकर जो है लड़ रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, ठीक है। तो लोकल लेवल पे था, एक स्थानीयकृत था, स्थानीय शिकायतें थी। इस वजह से जो है इनका जो है इनको जो है आसानी से जो है इनका दमन किया गया, और ये जो है बहुत ही ज्यादा फेल हो गए थे। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं नो ऑल्टरनेट सॉल्यूशन। कोई उनके पास वैकल्पिक समाधान नहीं था कि अगर वो रिवोल्ट कर रहे हैं, अगर विद्रोह कर रहे हैं, तो उसके जगह पर क्या होना है, कोई उनके पास ऑल्टरनेट सॉल्यूशन भी नहीं था। सेमी फ्यूडल रिलेशनशिप थी, अर्ध सामंती नेतृत्व था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव थे, बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड थिंकिंग के थे, और उनके पास जो है नई सोच नहीं थी कि कैसे बदलाव को लेकर के आना है। और कई बार ये भी देखा गया था कि अगर ब्रिटिशर्स द्वारा जो अगर थोड़ा सा भी कोई भी मामूली रियायत दे दी जाती थी, तो वो खुद से ही जो है रिवोल्ट को खत्म कर देते थे, विद्रोह को खत्म कर देते थे। तो इस वजह से भी जो है ये बहुत ही ज्यादा जो है बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पे नहीं देखा गया था। यूनिटी जो थी, एकता की कमी थी यहाँ पर। और जो ब्रिटिश आर्मी जो थी वो जो थी वो बहुत ही ज्यादा मॉडर्नाइज थी, उनके वेपन्स बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज थे, उनके पास जो मॉडर्न फैसिलिटी थी, टेलीग्राफ फैसिलिटी, इन रेलवे फैसिलिटी, इन सब का यूज करते हुए ब्रिटिशर्स जो थे जितने भी जो ट्राइबल रिवोल्ट थे उनका आसानी से जो है उनको दबा देते थे, उनको दमन कर देते थे। तो इस वजह से उनकी जो ब्रिटिश आर्मी थी उनके पास नेवी बहुत अच्छी थी। तो इस वजह से जो है यहाँ पर जो है जितने भी ट्राइबल रिवोल्ट्स थे उनमें उनका जो है बहुत ही ज्यादा, मतलब वो जो थे वो बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में जो है जितने भी ट्राइबल रिवोल्ट्स थे वो जो है नेशनल मूवमेंट के साथ जो है वो मर्ज हो गए थे। उसमें जो है महात्मा गांधी का भी बहुत बड़ा हाथ है, और उन्होंने ही जो है बाद में जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पास करने के लिए भी बोला था, जाकि जो ट्राइबल्स की जो फॉरेस्ट राइट है उनको पुनः स्थापित कर दिया जाए। और जो पढ़ी लिखी क्लास थी, जो लिटरेट क्लास थी, जैसे कि न्यूज़पेपर एडिटर्स वगैरह थे, उन्होंने भी जो है यहाँ पे ट्राइबल्स के जो कंटेंशियस इश्यूज थे उसको भी जो है अलग अलग लोगों तक पहुंचाया था। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये नेशनल मूवमेंट में जो है ये मर्ज हो जाते हैं। तो क्या ये, अगर हम बात करें तो क्या ये जो है एक्चुअली में जो है ये जो ट्राइबल मूवमेंट्स थे ये फेलियर थे, ये बहुत ज़्यादा वीक थे। मतलब ये तो देखा गया कि ये इनका दमन जो है बहुत ही आसानी से किया गया, लेकिन जो भी जितने भी जो ट्राइबल मूवमेंट्स थे उनकी वजह से जो है ट्राइबल पीपल में एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को पैदा करने में हमें मदद मिली थी। और साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे ये भी लोगों को जो है यहाँ पे एक उनको बूस्ट मिला था कि जो भी अथॉरिटेरियनिज्म है उसके खिलाफ वो खड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, और बाद में जो है कई अन्य जो बड़े पैमाने पे जो रिवोल्ट जो देखे गए हैं उनको कहीं ना कहीं ये लोग जो है उनके जो है एक जो है एक उनको जो है एक रास्ता दिखाते हैं, हम कह सकते हैं, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि है पेपर नंबर 2 से, और क्वेश्चन है डिस्कस द इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन इन इंडिया एंड आल्सो सजेस्ट मेजर्स टू एम्पावर वुमेन इन इंडिया।
भारत में महिलाओं के सामने आने वाली आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा करें और भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के उपायों का भी सुझाव दें। ठीक है, तो वुमेन को हम किस तरीके से जो है इकोनॉमिकली वो कैसे वीक है, जेंडर गैप बहुत है यहाँ पे। अगर हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में देखें, उनकी वेज गैप बहुत ज़्यादा है। तो उनमें क्या क्या कमियां हैं इकोनॉमिकली, क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही हैं वुमेन, और उनको हम इकोनॉमिकली कैसे एम्पावर कर सकते हैं, अब हम इस क्वेश्चन में ये पूरा यहाँ पर देख लेंगे। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि प्रेजेंट सिनेरियो क्या है वुमेन पार्टिसिपेशन का, महिलाओं की भागीदारी का वर्तमान परिदृश्य देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके लिए हम लोग कुछ रिपोर्ट्स पर नजर डालेंगे। सबसे पहले है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा लॉन्च की जाती है, और उसने बताया है कि 2021 में भारत में जेंडर गैप जो है वो 3% तक बढ़ा है। और साथ में उसने ये भी बताया कि पेशेवर और तकनीकी भूमिकाओं में, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल रोल्स में जो वुमेन पार्टिसिपेशन है वो 29.2% गिर के रह गई है। और जो वुमेन का शेयर है सीनियर एंड मैनेजरियल पोजीशन पे, ठीक है, वरिष्ठ और प्रबंधकीय पदों पर महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है, वो केवल 14.6% है। और केवल 8.9% फर्म ऐसी हैं जिसमें कि जो फीमेल मैनेजर्स जो हैं, जो जिसमें कि टॉप फीमेल मैनेजर्स हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि जिनको कि हम लोग नाम से जानते हैं, जैसे इंदिरा नोई है, किरण मजूमदार शॉ हैं। तो ये लोग जो हैं काफ़ी अच्छे से काम कर रही हैं, लेकिन ऐसी कंपनियां बहुत ही कम है जहाँ पे कि टॉप फीमेल लीडर हो। और जो अगर हम बात करें और अगर आगे की, तो एस्टिमेटेड अर्न इनकम ऑफ वुमेन इन इंडिया इज ओनली 1/5 ऑफ मेन। ठीक है, तो भारत में महिलाओं की अनुमानित आय जो है पुरुषों की आय का केवल 5वां हिस्सा ही है। तो अगर हम दूसरी रिपोर्ट की बात करें तो यूएनडीपी ने क्या कहा है, यूएनडीपी कहता है कि महिलाएं जो हैं वो मेल के मुताबिक हर दिन 2.4 आवर्स जो है ज़्यादा डोमेस्टिक काम में जो देती हैं, जो कि डोमेस्टिक कार्ड जो कि अनपेड होता है, जिसके के लिए उन्हें कोई भी वेज नहीं मिलता है। और सेकंड क्या कहता है, वो कहता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के अत्यधिक गरीबी में रहने की संभावना जो है वो 25% अधिक है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो वुमेन की पोजीशन है वो मेल के कंपैरिजन में लो है। तो इसमें कौन कौन से चैलेंजेस जो है वुमेन के द्वारा जो है फेस किए जाते हैं, महिलाओं के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है लेस लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, क्रम श्रम बल में भागीदारी जो है, इनकी हिस्सेदारी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर अगर हम एक सर्वे की बात करें, ठीक है, सर्वे की बात करें तो 2011 से लेकर 2019 तक ये पाया गया है कि जो रूरल एरियाज हैं, ठीक है, जो रूरल एरियाज है वहाँ पे जो वुमेन की हिस्सेदारी है वो 35.8% से गिर के कितनी हो गई है, वो 28.4 हो गई है इस काल के दौरान। ठीक है, 2011 से लेकर 2019 के बीच में। और यहीं अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें तो 2011 से लेकर 2019 तक वुमेन का पार्टिसिपेशन कितना है, वो 20% ही, करीब 20% ही देखा गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वेज गैप की बात करेंगे। वेज गैप जैसे कि हमने बताया था, वेतन का अंतर जो कि यहाँ पे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में जो हमने देखा था कि जो एस्टिमेटेड अर्न इनकम ऑफ वुमेन जो है वो केवल मेल की जो है वो केवल 1/5वां हिस्सा ही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो गैप है वो बहुत ही ज़्यादा है, वेज गैप जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। और इसके बाद और ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे कि जो है फीमेल जहाँ पे ज़्यादा वो हैं एम्प्लॉयड हैं, जैसे कि आशा वर्कर्स, ठीक है, सॉरी, आशा वर्कर्स हैं, और जैसे कि आंगनवाड़ी हैं। ठीक है, आंगनवाड़ी से यहाँ पर जो है फीमेल्स को ज़्यादा एम्प्लॉय किया गया, लेकिन इनकी वेतन कितनी है, मात्र 3,000 से लेके 6,000 तक। ठीक है, मात्र 3,000 से लेके 6,000 तक। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनमें जो इनके जो काम को जो है बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। काम तो बहुत ज़्यादा किया जाता है, लेकिन उसके मुकाबले में जो है उनको पे जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम पेमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम दिया जाता है। इसके बाद हम थर्ड देखेंगे इनफॉर्मल वर्क। ठीक है, इनफॉर्मल वर्क या फिर हम कह सकते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में जो है वुमेन का पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर की, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है महिला की हिस्सेदारी कितनी है, वो 60% जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में जो कौन एम्प्लॉयड है वो वुमेन एम्प्लॉयड हैं। और जहाँ पे जो है या इनको जो है काम तो बहुत ही ज़्यादा कराया जाता है, एक हार्श कंडीशन में दिन भर बाहर रह के वो काम करती हैं, लेकिन वेजेस जो है वो उनकी बहुत ही ज़्यादा कम होती है, पुअर वेजेस होती हैं। और उनको जो है पुअर वेजेस होने के कारण जो है उनको क्रेडिट भी नहीं मिलता है। केवल 13% वुमेन टेलर ऐसी हैं जिनको जो कि खुद से लैंड ओन करती हैं। ठीक है, 13% ही केवल महिलाएं ऐसी हैं जो कि खुद से लैंड ओन करती हैं। तो जिसके लिए जो है इन महिलाओं को जो है क्रेडिट के लिए, ठीक है, क्रेडिट भी जो है उसको मिलने में भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है।
और इनफॉर्मल सेक्टर में जो अगर महिलाएं काम करती हैं तो यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी भी कुछ नहीं होती है, तो जिसकी वजह से जो वुमेन का जो शोष यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो एम्पावरमेंट है, सशक्तिकरण में जो है बहुत ही ज़्यादा बाधा हो रही है। इसके बाद अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी जो है इंडिया में हम बात करें तो ये भी मोस्टली क्या है, वो इनफॉर्मल है, और यहाँ पर जो है केवल 14% महिलाएं ऐसी हैं जिनको कि एम्प्लॉयड किया गया है। इसके बाद अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें, सर्विस सेक्टर में जो है सर्विस सेक्टर जो मानी जाती है उसमें 60% जो महिलाएं हैं वो जो है डोमेस्टिक वर्कर के रूप में काम करती हैं, ठीक है। डोमेस्टिक वर्कर्स जितने भी हैं उसमें 60% कौन है, वो महिलाएं हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनको जो महिलाएं हैं उनको जो है इनफॉर्मल सेक्टर में जो है ज़्यादा एम्प्लॉय किया जाता है, जहाँ पे कि पुअर वेज होती है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, जिसकी वजह से उनके स्टेटस अपलिफ्टमेंट में भी जो है बहुत ही ज़्यादा रुकावट आती है। इसके बाद हम देखेंगे लेस एस्टैब्लिश्ड बिजनेस नेटवर्क, सॉरी, इसके बाद हम देखेंगे फैमिली, सोशल और फैमिली रोल, ठीक है, सामाजिक या फिर पारिवारिक भूमिका। तो यहाँ पर कई बार जो है पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते भी जो है वुमेन को देखा गया है कि उसकी जो है जॉब छुड़वा दी जाती है, या फिर जब किसी गर्ल को मैरिज करनी होती है तो भी वहाँ जो है वो जो है वो जॉब छोड़ देती है, उसके कारण वो है जॉब नहीं करती है। और जो कुछ हमारे सोसाइटल के नॉर्म्स भी ऐसे हैं जो कि जो मेल है वही केवल ब्रेड विनर है, और जो औरतें हैं उनको जो है घर संभालना है। तो इन सब के चलते जो है वुमेन का जो आर्थिक सशक्तिकरण है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट हमें देखने को मिलती है। इसके बाद हम देखेंगे इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट है लेस एस्टैब्लिश्ड बिजनेस नेटवर्क फॉर वुमेन, ठीक है, ठीक है। तो लेस एस्टैब्लिश्ड बिजनेस नेटवर्क है, तो जितने भी अगर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं तो उनको जो है उनके लिए जो है बिजनेस नेटवर्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा उनके लिए जो है कम स्थापित है, ठीक है। जो पूरा जो नेटवर्क है, पूरा जो इकोसिस्टम है वो वुमेन फ्रेंडली नहीं है, और इसके साथ साथ बहुत सारे ट्रेडिशनल कंस्ट्रेंट्स हैं, सोसाइटल कंस्ट्रेंट्स हैं, जिससे कि वुमेन जो है वो खुद से अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाती है। और अगर हम एक सर्वे के देखें तो केवल 14%, ठीक है, जितने भी एंटरप्राइजेस हैं इंडिया में उसमें केवल 14% ही एंटरप्राइजेस ऐसे हैं जहाँ पे कि जो है वुमेन द्वारा जो है वो ओन किए जाते हैं। और ये जितने भी 14% ये भी जो एंटरप्राइजेस हैं ये भी जो है इसमें जो मेजॉरिटी है वो या तो सेल्फ फंडेड होते हैं, ठीक है, या तो खुद से उन्होंने अपने पैसे लगाए होते हैं, या फिर ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल स्केल पे काम करते हैं। तो ये जो है इनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, इनको एक एनवायरनमेंट ऐसा नहीं मिल पा रहा है जिससे कि महिलाएं जो है वो आगे बढ़ सकें। और ये जो है नेशनल सैंपल सर्वे का जो है ये रिपोर्ट ये कहती है। इसके बाद हम 6 देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक में अगर हम देखें तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जो है उन्होंने बोला है कि जो 39% वुमेन और 29% ऑफ मैन जो है उन्होंने जो है अपनी जॉब जो है वो खोई है ड्यूरिंग पैंडमिक। तो देखते हैं कि यहाँ पे वुमेन जो है उन पे जो है ज़्यादा पैंडमिक का भी ज़्यादा नकारात्मक असर जो है वो देखा गया है। तो इससे उनके जो आर्थिक सशक्तिकरण में जो है बहुत ही ज़्यादा रुकावट देखी गई है। तो यहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं जिससे कि जो महिलाओं की जो कंडीशन है उसमें सुधार लाया जा सके। फॉर एग्जांपल द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग द्वारा जो है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म जो है उसको लॉन्च किया गया है। ये जो है नीति आयोग ने सिडबी के साथ मिलके, ठीक है, सिडबी के साथ मिलके जो है इसको लॉन्च किया है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर जो है इसको लॉन्च किया गया है, जिसमें कि जितने भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एक फेवरेबल इकोसिस्टम दिया जाए, फेवरेबल इन्वायरमेंट दिया जा सके जिससे कि वो अपने बिजनेस को चलाने में सक्षम हो। नेक्स्ट इज पीएम मुद्रा योजना, ठीक है, मुद्रा योजना है, यहाँ पर जो है महिलाओं को जो है वो लोन दिया जाता है जिससे कि वो अपना कोई भी छोटा मोटा बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकें, जैसे कि ब्यूटी पार्लर्स है, रिटेल शॉप है, या फिर कोई भी ट्यूशन सेंटर है। स्त्री शक्ति ऋण जो है एसबीआई द्वारा दिया जाता है जितनी भी महिला उद्यमी हैं उनको, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन स्टेप, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें वुमेन को ट्रेन किया जाता है ताकि वो जो है अपना जो है कोई भी बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकें। तो इसके लिए एक ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है प्रोग्राम है।
नेक्स्ट है महिला ई हार्ट। महिला ई हार्ट है जिस जहाँ पे कि जो भी एसएचजी हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, एनजीओस हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको जो है एक ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहाँ पे कि वो अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो शोकेस कर सकें। इसके बाद है राजीव गांधी नेशनल क्रेच स्कीम फॉर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग मदर्स। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जितनी भी वर्किंग मदर्स हैं उनके लिए जो है एक डे केयर फैसिलिटी उनके बच्चों के लिए जो है प्रोवाइड कराई जाती है, उनके जो बच्चे होते हैं 0 to 6 ईयर्स के। ठीक है, इसके बाद और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं जहाँ पे कि महिलाओं को जो है महिलाओं को जो है प्रेफरेंस दी जाती है, जैसे कि स्टैंड अप इंडिया है, मनरेगा है। मनरेगा में है कि 50% जितना भी एम्प्लॉयमेंट होगा वो किसको दिया जाएगा, वो वुमेन को दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो है महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्तिकरण करने के लिए जो है गवर्नमेंट की बहुत सारी पहल की गई है। इसके साथ साथ बहुत सारे जो है लीगल मेजर्स भी लिए गए हैं, जिससे कि जो है जिससे कि महिलाओं को जो है एक फेवरेबल इन्वायरमेंट दिया जा सके, जिससे कि जो है उनको आर्थिक रूप से सशक्त किया जा सके। फॉर एग्जांपल इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1973। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इक्वल वेजेस की बात करते हैं मेन एंड वुमेन के लिए। अगर सेम नेचर ऑफ वर्क है, वहाँ पे अगर सेम नेचर ऑफ वर्क है, सेम आवर ऑफ वर्क है, तो उनके वेज में जो है कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे जो है इक्वल रेम्यूनरेशन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात की जाती है। इसके बाद है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कुछ वेजेस जो है वो फिक्स कर दी गई है। मिनिमम वेज जो है फिक्स कर दी गई है बोथ मेल एंड फीमेल वर्कर्स के लिए, और इसमें जो है किसी भी तरह का जो है जेंडर के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होगा। नेक्स्ट इज मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017। इसमें क्या है, इसमें जो महिलाओं की जो मैटरनिटी लीव है उसको 12 हफ्ते से बढ़ाकर 12 वीक से बढ़ाकर जो है 26 हफ्ते कर दी गई है। और साथ साथ जो है वहाँ पे एक क्रेच फैसिलिटी भी जो है वहाँ पे वर्क एरिया में देनी होगी, अगर जो है वहाँ पर 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज जो है उनको 50 से ज़्यादा लोग जो है अगर वहाँ पे काम कर रहे हैं तो। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पे और भी बहुत सारे जो है इसके प्रोविजंस हैं, जैसे कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज है तो आप उसको फायर नहीं कर सकते, उसको नौकरी से नहीं निकाल सकते। तो इस तरह के बहुत सारे जो है लीगल मेजर्स लिए गए हैं, जिससे कि जो है यहाँ पे वुमेन जो है उनको इनकरेज किया जा सके, ताकि वो आगे आए और अपना जो उनकी जो योग्यता है उसका प्रदर्शन करें। इसके बाद हम देखते हैं द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ पे जो है एक स्पेशल सेल बनाई जाएगी पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में, ऑर्गेनाइज्ड हो चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, कहीं पे भी हो, वहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में जितने भी जो एंटरप्राइजेज हैं, वहाँ पर जो है वहाँ पर जो है वर्क प्लेस में जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है वुमेन का, उसके लिए जो है वहाँ पे वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पूरा एक्ट लेकर आया गया था। इसके बाद है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 परमिट्स वुमेन वर्कर्स इन द नाइट शिफ्ट्स विद एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स। ठीक है, अगर वो नाइट शिफ्ट में काम करती है तो उसको एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स देने जरूरी हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि आगे का रास्ता या फिर क्या क्या सजेशंस हो सकते हैं जिससे कि महिलाओं को और ज़्यादा सशक्त किया जा सके। तो पहला क्या है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, ट्रेनिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम होना चाहिए। तो जितने भी महिलाएं हैं उनको जो है यहाँ पे उनकी जो है ट्रेनिंग करानी चाहिए, उनको जो है फ्री में ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिससे कि जो है यहाँ पर जो है उनमें एक एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स जो है उनमें डेवलप किया जा सके, ताकि वो खुद से जो है एक सेल्फ एम्प्लॉय हो सके, वो अपना कोई भी काम जो है वो स्टार्ट कर सके। या तो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है ये या तो इसकी कॉस्ट जो है वो मिनिमम होनी चाहिए या फिर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। वुमेन एजुकेशन पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जो है क्वालिटी एजुकेशन वुमेन को देनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, और सिंस चाइल्डहुड से लेके फर्दर हायर एजुकेशन तक जो है उनको क्वालिटी एजुकेशन देनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनेंशियल एड, आर्थिक सहायता देनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ताकि जो है वो अपना कोई भी बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकें। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे स्प्रेड अवेयरनेस, जागरूकता उनमें होनी चाहिए कि उनको पता होना चाहिए कि उनके लिए क्या क्या स्कीम्स है, वो कहाँ कहाँ से बेनिफिट लेके जो है अपना कोई भी कार्य स्टार्ट कर सकती हैं।
इसके बाद है मिनिमाइज डॉक्यूमेंटेशन, दस्तावेजीकरण में कम करने की कोई ज़रूरत है, ताकि जो है महिलाएं जो है वो डिस्करेज ना हो और आगे आएँ और अपने जो है अपने जो है कोई भी काम जो है वो स्टार्ट कर सकें। इसके बाद है मार्केटिंग असिस्टेंट, विपणन सहायता देनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी महिलाएं अगर जो है अगर अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करती हैं तो उनको एक मार्केटिंग असिस्टेंस देनी चाहिए, ताकि जितने भी अगर उनका कोई भी प्रोडक्ट है उसको बाजार तक पहुंचाने में उनको मदद मिले। स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप, विशिष्ट लक्ष्य समूह होना चाहिए। ठीक है, वुमेन को टारगेट ग्रुप रख के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को चलाना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे जैसे कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे कि जो स्पेशली जो है एससीज के लिए होते हैं, कुछ होते हैं एसटीज के लिए होते हैं। इसी तरीके से एक वुमेन को टारगेट करके भी जो है डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होने चाहिए, ताकि जहाँ पे जो है महिलाओं को एनकरेज किया जा सके उनको उनकी हिस्सेदारी के लिए, उनकी जो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के लिए, उनके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी जो है वुमेन को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो जो है यहाँ पर स्कीम्स बहुत ज़्यादा हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर उनका लाभ जो है वहाँ पे अगर रूरल हिंटरलैंड्स तक पहुँचाया जाए तो हम लोग जो है महिलाओं को सशक्त कर सकते हैं। और जो है यहाँ पर जो है बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं आज भी रूरल एरियाज में जिनमें पोटेंशियल तो है, लेकिन उनमें उनके पास जो वो एनवायरमेंट, उनको फैसिलिटेटिव एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है, जिससे कि वो जो है अपने पोटेंशियल का जो है प्रदर्शन कर सकें। और जब तक अगर हम यहाँ पर जो है महिलाओं को पूरे मेन स्ट्रीम में नहीं लेकर आएंगे, तब तक जो है आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है वो हमारा पूरा नहीं हो सकता है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि है पेपर नंबर 3 से। और क्वेश्चन है, ब्रिंग आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू द इंडियन इकोनॉमी, ऑल्सो डिस्कस द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद एमएसपी रेजिम इन इंडिया। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के महत्व पर प्रकाश डालिए, साथ ही भारत में एमएसपी व्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करें। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर पूरा देख लेंगे। तो यहाँ हम समझेंगे कि आखिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस या फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य होता क्या है। तो ये वो कॉस्ट होती है जिसपे सरकार जो है फार्मर से उनकी फसल को खरीदती है, और ये जो है एमएसपी जो है कम से कम जो है फार्मर की कॉस्ट के 1.5 डेढ़ गुना ज़्यादा जो है उसको जो है सेट किया जाता है। और ये जो एमएसपी है ये साल में 2 बार जो है इसको रिवाइज किया जाता है, एक रबी क्रॉप के टाइम पे और एक खरीफ क्रॉप के टाइम पे। और ये जो है सोइंग सीजन के, ठीक है, बीज बोने के पहले ही जो है एमएसपी को डिसाइड कर दिया जाता है, ताकि जो जितने भी फार्मर्स हैं वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके कि उनको कौन सी फसल को जो है उगाना है। तो इसे फिक्स कौन करता है? इसे फिक्स जो है वो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के रिकमेंडेशन पे किया जाता है। और हाल ही में टोटल जो 23 क्रॉप है उस पर जो है एमएसपी को फिक्स किया जाता है, उस पर जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य को जो है की गणना उसको जो है एमएसपी को तय किया गया है। ठीक है, तो इसमें कॉस्ट कौन कौन सी कवर होती है जब एमएसपी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं? तो सबसे पहले है A2, मतलब कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं फार्मर्स के द्वारा, चाहे वो कैश में हो चाहे वो काइंड में हो, जैसे कि बीज खरीदना है, फर्टिलाइजर खरीदना है, या फिर अगर वो ट्रैक्टर कहीं से उधार में ले रहा है तो उसका जो पेमेंट हो रहा है, तो हर तरीके के पेमेंट जितना भी उसके एक्सपेंसेस होते हैं, चाहे कैश में हो चाहे काइंड में हो, उसको इंक्लूड किया जाता है। प्लस फैमिली लेबर को, ठीक है, अनपेड फैमिली लेबर भी इसमें काउंट किया जाता है, ऑल एक्सपेंसेस प्लस अनपेड फैमिली लेबर। इसके बाद जो है इंटरेस्ट, ठीक है, अगर उसके पास कोई लैंड है या फिर उसके पास कोई फिक्स कैपिटल इन एसेट है जिसपे कि वो इंटरेस्ट ले सकता था, लेकिन उसने इंटरेस्ट नहीं लिया है, इंटरेस्ट जो फोरगो हो गया है, उसका भी कॉस्ट जो है इसके अंदर ऐड किया जाता है, और उसके बाद ही जो है एमएसपी को तय किया जाता है। तो इस एमएसपी का एम क्या है? एम है ताकि जो भी बाजार में जो तेज उतार चढ़ाव होती हैं किसी भी कमोडिटी के या फिर किसी भी क्रॉप के, उस ऐसी स्थिति से जो भी फार्मर्स हैं उनको जो है उनके हितों की रक्षा करना जो है इसका उद्देश्य है। तो अब हम देखेंगे कि आखिर इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या है? सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, किसानों के हितों की रक्षा करता है, क्योंकि जब कई बार देखा है कि जो मार्केट में प्राइसेस जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। ठीक है, वोलेटाइल प्राइसेस होते हैं, प्राइसेस जो है कभी कभी कुछ
ऐसी कमोडिटीज़ होती है जिनका प्राइस अचानक से ड्रॉप हो जाता है। तो ऐसे में किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए जो है एमएसपी को फिक्स किया जाता है, और ताकि जो है किसान है उनको एक रेम्यूनरेटिव प्राइस जो है वो उपलब्ध कराया जाए उनकी जो भी फसल है उसके लिए। इसके बाद हम देखेंगे इकोनॉमिक सिक्योरिटी, आर्थिक सुरक्षा होती है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि ये सोइंग सीजन के, ठीक है, सोइंग सीजन के पहले ही जो है इसको जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है, जिससे कि वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके और वो अपने जितनी भी फसल है उनके लिए एक रेडी मार्केट जो है वो उपलब्ध हो सके। ठीक है, एक रेडी मार्केट उनके लिए उपलब्ध होती है कि जो है यहाँ पे एमएसपी जो डिक्लेयर की गई है, जो कि सरकार जो है उनको खरीद लेगी उनकी फसल को। ठीक है, इसके बाद है इनकी इंक्रीज इन फूड इन प्रोडक्शन ऑफ फूड, भोजन के उत्पादन में वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि जो फार्मर्स हैं उनको जो है एक मोटिवेशन मिलता है कि अगर वो अच्छी फसल उगाएंगे, ज़्यादा फसल उगाएंगे, तो उनको पता है कि ये इस प्राइस पे हमारी जो फसल है वो बिक जाएगी। तो इसलिए जो है वो अच्छे से अपने जो है पूरी लगन से, पूरे एफर्ट के साथ जो है वहाँ पर काम करेंगे अपने खेत में, जिससे कि जो है फूड का जो प्रोडक्शन है उसमें भी वृद्धि हमें देखने को मिलेगी। इसके बाद है फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जब भी सरकार जो है किसानों से प्रोक्योर करती है जो भी फसल, जितने भी ग्रेन्स होते हैं, जैसे कि राइस हो गया, वीट हो गया, उस तो जो सरकार होती है वो उसके जो फूड सिक्योरिटी का जो एम होता है उसको पूरा करने में मदद मिलती है। सरकार की बहुत सारी स्कीम होती हैं, जैसे कि एनएफएसए है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, मिड डे मील है, पोषण अभियान के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सरकार को मदद मिलती है कि लोगों तक जो है एक कम कीमत में जो है फूड को पहुंचा सकें। ठीक है, उनको फूड जो है उनको पहुंचा सकें। इसके बाद है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, फसल विविधीकरण में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। सरकार को अगर ये है कि अगर कोई भी फसल को जो है वो ज़्यादा उगाना चाहती है, या फिर किसी पे उसको ज़्यादा टारगेट करना है कि उसका प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, तो वो वहाँ पे क्या करती है, वो एमएसपी को डिक्लेयर कर देती है, जिससे कि और ज़्यादा फार्मर्स जो है वो मोटिवेट हो उस पर्टिकुलर क्रॉप को उगाने के लिए। तो अगर कई बार ऐसा होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पल्सेस है, अगर पल्सेस को मोटिवेट करना है ताकि जो हमारी जो कंट्री है वो और ज़्यादा सक्षम हो पल्सेस प्रोडक्शन में, तो वो क्या करेगी, सरकार जो है पल्सेस का जो एमएसपी है उसको थोड़ा सा हाई डिक्लेयर कर देगी, जिससे कि जो किसान है वो पल्सेस को भी उगाने के लिए मोटिवेट हो सकें। ठीक है, इसके साथ साथ हम देखेंगे मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, कृषि का आधुनिकीकरण में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, क्योंकि इससे क्या होगा, एमएसपी से क्या होगा, फार्मर्स की इनकम में वृद्धि होगी। ठीक है, और जब उनके पास इनकम में वृद्धि होगी तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करेंगे, जो वहाँ पे खेत है वहाँ पे वो पंप सेट भी लगाएंगे, वो ट्रैक्टर भी खरीदेंगे, और साथ साथ कई प्रकार की जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, आधुनिक टेक्निक का भी जो है अपने खेत में इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि प्रोडक्टिविटी जो है वो और ज़्यादा अच्छी हो सके। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से चैलेंजेस हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं एमएसपी में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है स्टैग्नेंट रेट्स। ठीक है, जो रेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्टैग्नेंट होता है, जैसा कि हमने बात की है कि साल में 2 बार, ठीक है, 2 टाइम्स जो है एमएसपी को रिवाइज किया जाता है, एक रबी सीजन में और एक खरीफ सीजन में। लेकिन फिर भी जो भी एमएसपी होता है उसमें इतनी बढ़ोतरी नहीं होती जितने की फार्मर्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में होती है। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पे जो रेट है वो बहुत ही ज़्यादा स्टैग्नेंट है, स्थिर दरें हैं। इसके बाद हम सेकंड देखेंगे तो वीक इम्प्लीमेंटेशन, कमज़ोर क्रियान्वयन है। यहाँ पे जो है बहुत सारे जो एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर कि इसका आज तक एमएसपी जो है इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाया, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट एरिया है, वहाँ पर एमएसपी जो है उसका इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाता है। और यहाँ पे और ऐसे पिछले अगर हम एक रिपोर्ट देखें तो केवल 6% ही ऐसे किसान थे जिन्होंने जो है एमएसपी पर जो है अपनी फसल जो है बेची थी।
तो इससे हम देखते हैं कि जो यहाँ पर जो इम्प्लीमेंटेशन इसका जो है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। प्रोक्योरमेंट में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सरकार को खरीद में समस्या होती है, क्योंकि अगर सारे जितने भी किसान हैं अगर वो सरकार के पास जाके कहेंगे कि हमारी फसल ले लीजिए, तो क्या होगा, तो यहाँ पे प्रोक्योरमेंट में जो है सरकार के पास बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और सरप्लस स्टॉक आ जाता है तो उसको जो है रखने के लिए जो स्टोरेज फैसिलिटी है वो भी इतनी नहीं है। तो यहाँ पे जो है पीडीएस का भी जितना भी पीडीएस में वितरण करना है उसका भंडारण करने के बाद, बफर स्टॉक मेंटेन करने के बाद भी बहुत सारा जो स्टॉक है सरकार के पास पड़ा रहता है। और कई बार हमने ऐसा न्यूज़ में भी देखा है कि वो जो है कि गोडाउन में जो है इतना स्टॉक होता है जो कि सड़ने लगता है। तो यहाँ पे सरप्लस स्टॉक होता है जो कि जिसको कि हमारे पास जो है रखने की भी सुविधा नहीं है, वेयर हाउस की कमी है, स्टोरेज फैसिलिटी भी हमारे पास इतनी नहीं है। लैक ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता की कमी है। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो कि इलिटरेट हैं, उन्हें पता ही नहीं है एमएसपी के बारे में। एमएसपी के बारे में नहीं पता है तो जब भी वो मंडी में अपना सामान लेके जाते हैं, अपने जितने भी फसल है उसको लेके जाते हैं, तो उनको वो जो वहाँ के जो इंटरमीडियरीज होते हैं, जो बिचौलिए होते हैं, उनके द्वारा जो है उनका शोषण किया जाता है। तो यहाँ पर जो है इस कारण से भी उनको जो है पूरी तरीके से जो है अपने उनका जो रेम्यूनरेटिव प्राइसेस है वो नहीं मिल पाता है। इसके बाद है एनवायरमेंटल कंसर्न, पर्यावरणीय चिंता भी बहुत ज़्यादा है, इसमें एनवायरमेंटल कंसर्न भी जुड़े हुए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कई बार ये देखा गया कि किसान जो है जिस पर एमएसपी मिलता है उसी को सॉइल की कंडीशन नहीं देखता, वेदर कंडीशन नहीं देखता, और उसी खेत पर जो है बार बार वही फसल उगाता रहता है, जिससे कि इन्वायरमेंटल जो हमारे इन्वायरमेंटल पे जो है बुरा असर पड़ता है, हार्मफुल असर पड़ता है। इसके बाद इंटरमीडिएरीज हमने बात करी ली। इश्यूज इन डब्ल्यूटीओ, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन में भी बहुत ज़्यादा इसके मुद्दे इसके इश्यूज हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे इसको माना जाता है, इंटरनेशनल मार्केट में माना जाता है कि ये हाईली ट्रेड डिस्टॉर्टिंग मेथड है, कि जो भी जब भी सरकार जो है एमएसपी पे जो देती है, एमएसपी पे जब खरीदती है या फिर एमएसपी जब डिक्लेयर करती है, तो ये एक ट्रेड डिस्टॉर्टिंग मेथड इसको माना जाता है। इसके बाद है इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पे भी इस पे हमें बुरा असर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जो भी इंटरनेशनल मार्केट में हमारा क्या होता है, हमारा एक्सपोर्ट जो होता है वो कम होने लगता है, क्योंकि अगर इंडिया में अगर एमएसपी हाई होगी तो यहाँ पे जो प्राइवेट ट्रेडर्स है उसको जो है हाई रेट पे भी प्रोक्योर करेंगे, जिससे कि एक्सपोर्ट जो है वो महंगा हो जाएगा। और यहाँ के जो इंडिया के जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं वो जो है इंपोर्ट्स ज़्यादा करते हैं, ठीक है, इंपोर्ट इंक्रीज होता है, क्योंकि उन्हें जो है इंटरनेशनल मार्केट में वही फसल जो है वो कम दाम पे मिलती है। तो इंटरनेशनल ट्रेड कंसर्न्स भी बहुत ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं एक पॉइंट जो इसमें ऐड नहीं है वो है इन्फ्लेशन, ठीक है। अगर एमएसपी अगर हाई होगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे इन्फ्लेशन भी और ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये कुछ मुद्दे हैं, ये कुछ कंसर्न्स हैं एमएसपी को लेके। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले होगा क्रॉप्स को जो है डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है, ताकि जो है यहाँ पे जो है जो किसान है उनके जो हाई वैल्यू क्रॉप्स को वो जो उगा सकें, वो मोटिवेट हो सकें, ताकि जो है हाई वैल्यू क्रॉप्स को भी उगाएं, और जिससे कि जो है उनको और अच्छा जो है प्राइसेस मिले और अच्छे रिटर्न्स मिले उनके जितनी भी फसल है उसके लिए। तो यहाँ पर क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है। इसके इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जो है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम पल्सेस को ज़्यादा उगाते हैं तो क्या होगा, तो हमें न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी मिलेगी, और साथ साथ जो है सप्लाई साइड शॉक को भी हम लोग रिड्यूस कर सकेंगे। इसके बाद है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता में वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे इंडिया में देखा गया है कि यील्ड पर हेक्टेयर, ठीक है, यील्ड पर हेक्टेयर जो है वो बहुत ही ज़्यादा लो है। तो हमें ज़रूरत है कि जितनी जो भी प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर सकें, ताकि अगर छोटे से खेत में ही जो है अगर ज़्यादा फसल होगी तो जो फार्मर्स का रिटर्न जो है वो और बेहतर होगा। इसके बाद है टाइमली डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। कई बार देखा गया है कि जो भी
कि एमएसपी को डिक्लेयर केवल सोइंग सीजन के पहले किया जाता है। तो अगर थोड़े और पहले अगर एमएसपी को डिक्लेयर करे तो फार्मर्स को जो है और ज़्यादा टाइम मिलेगा एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने का कि उनको कौन सी फसल को जो है उगाना है उस ईयर में। मॉडर्न स्टोरेज फैसिलिटी, आधुनिक भंडारण सुविधाएं लाने की ज़रूरत है ताकि जितना भी बफर स्टॉक जो मेंटेन किया जा रहा है वो वेयर हाउस में जो है सड़े नहीं। इसके बाद है बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए। बेहतर बुनियादी ढांचा और परिवहन सुविधाएं होनी चाहिए ताकि ताकि जो फार्मर्स हैं वो अपना जो इतना भी जो फसल है, जितनी भी जो उनकी जो प्रोड्यूस है, वो कहीं पे भी जो है वो उनकी प्लेस ऑफ चॉइस पे जाके उसको सेल कर सकें। तो ये हमने एमएसपी की बात कर ली है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे पेपर नंबर 4 की, और क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय सोशल इंटेलिजेंस, ऑल्सो डिस्कस इट्स रेलेवेंस इन सिविल सर्विसेज। सोशल इंटेलिजेंस या फिर सामाजिक बुद्धिमत्ता से आप क्या समझते हैं, इसके अलावा सिविल सेवाओं में इसका प्रासंगिकता पर चर्चा करें। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर पूरा देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर सोशल इंटेलिजेंस होती क्या है। ठीक है, सोशल इंटेलिजेंस होती क्या है उसको हम समझते हैं। तो सामाजिक बुद्धि जो होती है ये एक ऐसी हमारी मानसिक क्षमता है जिसके सहारे हम दूसरों को सही ढंग से समझते हैं और व्यवहार कुशलता दिखा पाते हैं। ठीक है, तो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड ए पर्सन और अ सिचुएशन एंड मैनेज रिलेशनशिप, किसी भी व्यक्ति या स्थिति को समझने और संबंधों को प्रबंधित करने की क्षमता को क्या कहते हैं, वो हम उसे सोशल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये हमें जो है व्यवहार कुशल बनाता है और इसी से जो है हम समझते हैं दूसरों को जो है कि वो क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स के बारे में, उनके बिहेवियर को हम अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, उनकी फीलिंग्स को, भावनाओं को, विचारों को और व्यवहार को समझने और उसके अनुसार कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, हम सामाजिक बुद्धि कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है जैसा कि हमने इमोशनल इंटेलिजेंस में भी पढ़ा था कि इसमें भी हम दूसरों की फीलिंग्स को समझते हैं। तो इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो सोशल इंटेलिजेंस का ही एक हिस्सा है, एक पार्ट है। ठीक है, और ये जो सोशल इंटेलिजेंस है ये हमारे एक्सपीरियंस के साथ, हमारे अनुभव के साथ जो है विकसित होती है जब भी हम किसी सोशल सेटिंग में होते हैं। ठीक है, जब भी हम किसी सोशल सेटिंग में होते हैं वहाँ पे हम लोगों के साथ जब बातचीत करते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, तो उससे हमारे एक्सपीरियंस से जो है हमारी सामाजिक बुद्धि का विकास होता है। हम किस तरीके से जो है सोशल सेटिंग में सीख रहे हैं, किस तरीके से लोगों से मिल रहे हैं, वो उस पे जो है हमारी सामाजिक बुद्धि का विकास जो है बहुत ही ज़्यादा निर्भर करता है। और ये जो सामाजिक बुद्धि में जो अच्छे होते हैं उन व्यक्ति को जो है को टैक्ट मतलब सामाजिक बुद्धि को जो है टैक्ट, कॉमन सेंस और स्ट्रीट स्मार्ट भी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति जो सामाजिक बुद्धि में बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं उनको स्ट्रीट स्मार्ट का भी नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे हम दूसरों की फीलिंग्स को समझते हैं, थॉट्स को समझते हैं और उनको बिहेवियर की समझते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है हम बिहेव करते हैं। तो अगर हम एक सोशल सेटिंग की बात करें, ठीक है, अगर हम एक सोशल सेटिंग की बात करें तो वहाँ पे जितने भी सामाजिक बुद्धि वाले लोग होते हैं उन्हें पता होता है कि सोशल सेटिंग में करना क्या है, वॉट टू डू। ठीक है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन है वहाँ पर करना क्या है उन्हें पता होता है, किस तरीके से बात करनी है, वॉट टू से क्या कहना है, किस सिचुएशन में क्या कहना है, हाउ टू रिएक्ट, किसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, ये सब उन्हें पता होता है। और तभी जो है वो एक इंटरपर्सनल रिलेशन जो है वो अच्छे से बिल्ड कर पाते हैं। वो अपने आसपास की जो चीज़ें होती हैं उसमें वहाँ पे देखते हैं कि वो उनको अच्छे से समझ पाते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं क्या हो रहा है और उसी के अकॉर्डिंग जो है रिस्पॉन्ड करते हैं। वो ह्यूमन रिलेशंस को जब बनाते हैं तो भी बहुत ही ज़्यादा वाइजली एक्ट करते हैं। ठीक है, और ये जो सोशल इंटेलिजेंस है ये बियॉन्ड बुक्स होता है, ये किसी आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। जैसा कि हमने कहा है कि ये जो है एक्सपीरियंस से डेवलप होता है सोशल सेटिंग में, तो ये बुक्स में नहीं मिलेगा, ये बुकिश नॉलेज नहीं होती है। ठीक है, ये जब आप सोशल सेटिंग में जाते हैं, जब वहाँ पे आप लोगों के साथ बात करते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं, उनके साथ जब आप एक अच्छा रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं
तो आपको सोशली इंटेलिजेंट कहा जाता है। ठीक है, तो कोई पर्सन जो है, कोई इंडिविजुअल जो है वो इंटेलिजेंट तो हो सकता है, लेकिन वो सक्सेस लाइफ में तभी होगा जब वो सोशली इंटेलिजेंट है। तो सोशल इंटेलिजेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को फॉर्म करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है, क्योंकि इससे। ठीक है, तो इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है सिविल सर्विसेज में, अब हम उसको देखेंगे। तो इफेक्टिव लिसनर्स, ठीक है, जितने भी अगर हम बात करें जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको इफेक्टिव लिसनर्स होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, प्रभावी श्रोता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ताकि जितने भी जो अगर हम किसी कॉमन मैन से अगर हम बात कर रहे हैं एज अ सिविल सर्वेंट, तो एक कनेक्शन को फॉर्म कर सकें। ठीक है, जब भी कोई हमसे बात कर रहा है, तो अगर हम हमारे में अगर हम अच्छे से सुनेंगे उसकी बात, तो लोग जो है वो ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। और उसी के साथ साथ जो सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं, वो कॉमन मैन से जो अगर कोई टास्क कराना है उनसे, कैसे काम कराना है, तो वो भी करा सकते हैं। ठीक है, तो उनको इफेक्टिव लिसनर्स जो होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इम्प्रेशन मैनेजमेंट स्किल्स, प्रभाव प्रबंधन कौशल। ठीक है, क्योंकि इम्प्रेशन मैनेजमेंट स्किल्स जो होता है, अगर कोई सिविल सर्वेंट जो है अगर पॉजिटिव इम्प्रेशन फॉर्म करता है, तो जो है लोग उससे जो है ज़्यादा जल्दी जो है उससे कंसेंट दे देते हैं। क्या करना है, किस तरीके से करना है, हम उस व्यक्ति की बात ज़्यादा मानते हैं जिसने कि हमारे ऊपर पॉजिटिव इम्प्रेशन बनाया है। ठीक है, तो पॉजिटिव इम्प्रेशन कौन बना सकता है? जो कि सोशली जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड हो, सोशली बात करनी आनी चाहिए, सोशली स्किल्ड होगा तभी उसका एक बेहतर इम्प्रेशन फॉर्म होगा, तभी जो है हम उसको जो है उसके जो है अकॉर्डिंग जो है वो काम कर सकेंगे। इसके बाद है इंटरपर्सनल स्किल्स, पारस्परिक कौशल होना बहुत ही ज़रूरी है। रिलेशनशिप बिल्डिंग में जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ रिलेशनशिप फॉर्म करना है, या फिर अगर अपने सुपीरियर्स के साथ, या फिर किसी भी कॉमन पीपल के साथ अगर हमें कोई भी रिलेशनशिप बिल्ड करना है, तो उसके लिए हमें इंटरपर्सनल स्किल्स आनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, क्योंकि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो रोज अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, रोज अलग अलग पर्सनालिटीज़ के लोगों के साथ मिल रहे हैं। और जब वो जो है यहाँ पे अलग अलग पर्सनालिटी के लोगों के साथ मिल रहे हैं, तो उनको उसको पता होना चाहिए कि आपको किस तरीके से लोगों के हैंडल करना है, वो क्या सोच रहे हैं, उनको किस तरीके से रिएक्ट करना है, उनको किस तरीके से उनसे बात करनी है, ताकि जो है वो ऑफेंड भी ना हो और हमारा जो काम है वो भी हो जाए। ठीक है, तो इंटरपर्सनल स्किल्स जो है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद आता है सोशल रोल्स। ठीक है, सोशल रोल्स, इसमें क्या है, यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो सोशल रोल है उसको किस तरीके से प्ले करना है, ताकि जो सामने वाले पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करें। ठीक है, तो और इसके साथ साथ ज़रूरी है जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो भी दूसरों की कंपनी में, या फिर जब वो भी पब्लिक के बीच में जाए, तो वो भी बहुत ज़्यादा जो है कंफर्टेबल जो है वो महसूस करें। तभी जो है वो कॉन्फिडेंट दिखेंगे, तभी जो है वो अपने आप को जो है अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। क्योंकि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो उनको अगर गवर्नमेंट में जो है अगर लोगों का ट्रस्ट गेन करना है, तो ज़रूरी है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो सोशली कॉन्फिडेंट होने चाहिए, उनको जो है उनकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो लोग के साथ इफेक्टिवली डील कर सकें। ओके, तो जब भी एक कोई सिविल सर्वेंट जो है अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, तो उसके साथ साथ उसको पता होना चाहिए कि जो उसके सोशल रोल्स जो हैं वो क्या हैं। उसको कई तरीके के सोशल रोल्स जो हैं वो भी परफॉर्म करने पड़ते हैं। और जो सोशल रोल्स के जब होते हैं, तो कोई भी अगर आप रोल प्ले कर रहे हैं, तो उसके एक फॉर्मल नॉर्म्स और एक इनफॉर्मल नॉर्म्स, फॉर्मल रूल्स और इनफॉर्मल रूल्स दोनों होते हैं। और सिविल सर्वेंट्स को इनफॉर्मल रूल्स पता होने चाहिए, तभी वो किसी भी व्यक्ति से जो है इफेक्टिवली जो है वो एक इंटरेक्शन जो है वो फॉर्म
कर सकेगा। और जब आप सोशल रोल्स अपना बहुत अच्छे से निभाते हो तो आप सोशली बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, और सोशली कॉन्फिडेंट जब होते हो तो आप में जो है एक सामाजिक आत्म प्रभावकारिता, सोशल सेल्फ एफिकेसी की भी भावना उत्पन्न होती है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद है एनालिटिकल एबिलिटी, विश्लेषणात्मक क्षमता। ठीक है, एक जो भी सिविल सर्वेंट है उसको उसके आसपास क्या हो रहा है उस पे उसको बहुत ही ज़्यादा क्लोज अटेंशन जो है वो पे करनी चाहिए। अगर आप किसी भी सिचुएशन में हैं, आप सिविल सर्वेंट हैं, तो आपके आसपास क्या हो रहा है आपको अपनी सिचुएशन पे एक पैनी नज़र रखनी होगी, बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्वेंट होना पड़ेगा। और वहाँ पे तब जितने भी सोशल क्यूज़ हैं आप उसको तभी समझ पाओगे जब आप एक सोशल इंटेलिजेंट पर्सन हो। ठीक है, इसके साथ साथ सोशल इंटेलिजेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम वर्क लाइफ बैलेंस बना सकें, स्ट्रेस को हैंडल कर सकें, हम लोगों से कन्वर्सेशन किस तरीके से हमें करनी है, एक वर्बल फ्लुएंसी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ताकि हम अलग अलग तरह के लोगों से जो है उनसे बात कर सकें। तो हम कह सकते हैं अगर इन शॉर्ट की जो इमोशनल इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सिविल सर्वेंट्स में, ताकि वो जो है अगर कोई भी पॉलिसी को जैसे कोई भी इम्प्लीमेंट करना है तो वो बहुत अच्छे से कर सकें। कई सारी पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं जिसमें कि लोगों के बिहेवियर में बहुत सारा चेंजेस लाना होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्वच्छ भारत मिशन है, तो यहाँ पे लोगों के बिहेवियर में चेंज लाने के लिए सिविल सर्वेंट्स जब उनको इन्फ्लुएंस करेंगे अपनी बातों से, वो समझा सकेंगे कि आखिर वो उनके बिहेवियर को क्यों चेंज करना ज़रूरी है। जब तक वो समझेंगे नहीं कि लोग नहीं समझेंगे कि किस तरीके से अगर हमारे बिहेवियर चेंज करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, तो ये समझाना किसका काम है, वो सिविल सर्वेंट्स का काम है। तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो है इमोशनल इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। जब भी हमें जो है जब भी सिविल सर्वेंट्स को अगर कोई भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक अब्राहम लिंकन का एक कोट है जो कि मैं बोलना चाहूँगी, आई हैवंट रिटन इट, तो इसको आप नोट कर सकते हैं कि व्हेन आई गेट रेडी टू टॉक टू पीपल आई स्पेंड 2/3 of the time thinking what they want to hear and 1/3 thinking about what I want to say। ठीक है, तो ये कोट है अब्राहम लिंकन का। वो कहते हैं कि जब भी मुझे लोगों से बात करनी होती है तो मैं 2/3 टाइम तो ये सोचता हूँ कि लोग आखिर सुनना क्या चाहते हैं, और 1/3 टाइम ये सोचता हूँ कि आखिर मुझे कहना क्या है। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो वेरी मच।